माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर यानी होल्डिंग कंपनी जो चल रहा था, होल्डिंग कंपनी यानी उसमें 13 लेक्चर में पूरे होल्डिंग कंपनी को डिवाइड किया गया है। 13 लेक्चर में लगभग कम से कम 13 क्वेश्चन मैंने हल किया। यानी होल्डिंग कंपनी कंप्लीट करने के बाद टुडे आज मैं एक नई लेसन का शुरुआत करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज। यानी इस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज यानी कंपनी के अंतिम खाते। यहाँ पर कंपनीज लिखने की जगह पर हम लोग बहुत सारे कंपनी चूँकि चलेगा, चूँकि एक कंपनी का हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, बहुत सारे कंपनियों को हम लोग देखेंगे यानी वो किस तरह से बैलेंस शीट तैयार करते हैं। अब हम लोग बैक होते हैं, यानी जो आज टॉपिक जो लेसन मैं शुरू करने जा रहा हूँ उसको पढ़ाने से पहले बैक होते हम लोग। सबसे पहले चलते हैं बैक में, यानी स्टूडेंट्स और व्यूअर्स ये पढ़े होंगे सबसे पहले सोल ट्रेडिंग बिजनेस यानी एकाकी व्यापार। तो एकाकी व्यापार क्या होता है, यानी सोल ट्रेडिंग बिजनेस होता क्या है। एकाकी व्यापार में एक ही व्यक्ति मालिक और प्रबंधक दोनों होता है, व्यापार का संचालन स्वयं करता है और उसे होने वाले लाभ हानि के लिए भी स्वयं उत्तरदायी होता है। तो एकाकी व्यापार सबसे पहले जानना है कि एकाकी व्यापार के अपने यहाँ क्या तैयार करता है। एकाकी व्यापार यानी सोल ट्रेडिंग बिजनेसमैन जो है अपने यहाँ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करता है। अब आगे हम लोग डिफरेंसेस करेंगे कि डिफरेंस कहाँ होगा। तो एकाकी व्यापार के दोषों को दूर करने के लिए साझेदारी व्यापार का जन्म हुआ। यानी एकाकी व्यापार में जो त्रुटियां थी, जो कमियां थी, उसे दूर करने के लिए साझेदारी व्यापार का जन्म हुआ। अब सवाल उठता है कि एकाकी व्यापार तो मैंने बताया है कि एक ही व्यक्ति मालिक और प्रबंधक होता है, स्वयं व्यापार का संचालन करता है एवं उससे होने वाले लाभ हानि के लिए भी स्वयं उत्तरदायी होता है। अगर एकाकी व्यापार ओनली 1 पर्सन रनिंग द बिजनेस एट द टाइम एनी अर्जेंट वर्क हो जो चला जाता है कहीं पर, तो वैसी स्थिति में उसका व्यापार शटडाउन पॉइंट में आ जाता है, व्यापार का कारोबार बंद हो जाता है। तो वैसी स्थिति में यानी एकाकी व्यापार के जो दोष है उसे दूर करने के लिए यानी साझेदारी व्यापार का जन्म हुआ। तो थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि साझेदारी व्यापार क्या करता है। पहले मैंने बताया कि एकाकी व्यापार अपने यहाँ क्या तैयार करता है। सोल ट्रेडिंग बिजनेस में वो अपने यहाँ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करता है। दूसरा बैलेंस शीट यानी ट्रेडिंग पीएल एक ही बनाता है बैलेंस शीट। अब याद रखना है, फिर लास्ट में हम लोग डिफरेंस में जाएंगे कि एकाकी व्यापार अपने यहाँ क्या करता है, ट्रेडिंग पीएल बनाता है और बैलेंस शीट। ये विस्तृत अध्ययन जो हमारे स्टूडेंट्स व्यूअर्स कर लिए होंगे पहले कि एकाकी व्यापार अपने यहाँ ट्रेडिंग पीएल जो बनाता है तो उसका मेन मोटिव क्या होता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों अलग अलग चीज़ है। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का मुख्य उद्देश्य है टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय द ट्रेडर, बाय द कंपनी और बाय द फर्म, सब जगह बनता है। तो याद रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्ट होता है टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। उसके आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है यानी शुद्ध लाभ एवं शुद्ध हानि का पता लगाना। तो यहाँ तो अभी तक हम लोग चूंकि आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा डिफरेंसेस होगा। ये हो गया सोल ट्रेडिंग बिजनेस। अब आ गया पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म में देखेंगे कि क्या चेंजिंग होता है।
मैं बैंक इसलिए हुआ हूँ कि अगर किसी को मालूम नहीं होगा तो उसको इस बात का पता चलेगा कि कंपनी अपने यहाँ क्या तैयार करता है और सोल ट्रेडिंग बिजनेस अपने यहाँ क्या तैयार करता है, पार्टनरशिप फर्म। प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद बनाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इसके बाद आता है बैलेंस शीट। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंसेस पहले समझ लें कि साझेदारी फर्म होता क्या है। साझेदारी फर्म यानी कम से कम मिनिमम 2%, एटलीस्ट मिनिमम 2%, यानी साझेदारी व्यवसाय की स्थापना के लिए कम से कम सबसे पहले 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, मिनिमम 2%। और यहाँ पर बैंकिंग व्यवसाय में अलग होता है 10, यानी उसके बैंक में फिर थ्योरी में नहीं जाना है, हम लोग इस तरह पहुँचना है कि हम लोग देखना है कि पार्टनरशिप फर्म अपने यहाँ क्या करता है। पहले एक लाइन डिफाइन करते हैं कि साझेदारी फर्म यानी साझेदारी व्यवसाय जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर किसी व्यवसाय को चलाने, पूंजी लगाने एवं उससे होने वाले लाभ हानि को आपस में बांट लेने के लिए सहमत होते हैं तो उसे हम साझेदारी कहते हैं, यानी साझेदारी। अब वहाँ पर भी है कि पार्टनरशिप डीड होगा, अब पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो वहाँ पार्टनरशिप एक्ट 1932 स्वयं अप्लाई हो जाएगा। तो वहाँ भी नहीं जाना है, वहाँ जाना कहाँ है कि वो तैयार क्या करता है हमको, क्योंकि फाइनल अकाउंट जो कंपनी का पढ़ाना है उसमें और इसमें डिफरेंसेस को बताना है कि वो अपने यहाँ क्या तैयार करता है। तो साझेदारी व्यापार अपने यहाँ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करता है, यानी उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में स्पष्ट किया हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में केवल पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जनरल रिजर्व और यानी इंटरेस्ट ऑन लोन का, पार्टनर्स लोन का लेखा किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अलग से अकाउंट तैयार किया जाता है और ये ट्रेडिंग पीएल जस्ट लाइक इसी तरह से बनता है। यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का मेन उद्देश्य सेम वही है कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता लगाना। बैलेंस शीट यानी याद रखना है कि बैलेंस शीट यहाँ कंपनी जो पहले 1956 और 1956 के तहत और शेड्यूल 6 के तहत अनेक कंपनीज एक्ट 1956 और शेड्यूल 6 के तहत ये तैयार किया जाता था। तो कंपनी में अभी वहाँ पहुँचे नहीं है। अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि साझेदारी फर्म में वो भी अपने यहाँ बैलेंस शीट तैयार करता है, चाहे वो वर्टिकल फर्म में हो या हॉरिजॉन्टल फर्म में। यानी बैलेंस शीट क्यों तैयार किया जाता है, एक ही चीज़ है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे सोल ट्रेडिंग हो या पार्टनरशिप, सबका मकसद होता है, मेन मोटिव होता है बैलेंस शीट बनाने का, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, यानी व्यवसाय के, कंपनी के वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए तैयार किया जाता है। अब हम लोग कंपनी में चलते हैं। फाइनल अकाउंट याद रखिए, थोड़ा सा बैक होते हैं कि फाइनल अकाउंट का मतलब एक लाइन समझे कि फाइनल अकाउंट चाहे किसी का भी फाइनल अकाउंट हो, चाहे सोल ट्रेडिंग का हो या पार्टनरशिप का हो या कंपनी का, कंपनी तो फाइनल अकाउंट का मतलब ही होता है अंतिम खाता, हिंदी होता है मतलब इसके बाद कोई खाता नहीं। फाइनल के बाद का मतलब है कोई खाता नहीं, यानी जब सब खाता बंद हो जाता है तो अंतिम खाता बनता है। सब खाते बंद हो जाते हैं तो अंतिम खाता तैयार किया जाता है। तो कंपनी अपने यहाँ जब अंतिम खाता तैयार करेगा तो भी अपने यहाँ यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करता है।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करता है। और इसमें अलग से हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट तैयार नहीं करते, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा हमारे यहाँ बनता है बैलेंस शीट, जहाँ बैलेंस शीट ऊपर लिखा गया है। अब अंतर क्या हुआ, समझ में आ गया होगा कि यहाँ केवल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंपनी तैयार करती है और बैलेंस शीट, और यहाँ ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन तैयार करता था और ये ट्रेडिंग पीएल था, यहाँ पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया नहीं जाता है। सोल ट्रेडिंग बिजनेस में पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाया जाता है, यहाँ पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है लेकिन साथ में ट्रेडिंग पीएल होता है। यहाँ डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं एक स्टेटमेंट फॉर्म में, उसमें हम लोग नया यानी कंपनीज का जो है एक्ट जो है रिवाइज्ड कंपनी एक्ट 2013 और शेड्यूल 6 के तहत, यानी कंपनी एक्ट 2013 और शेड्यूल 6 के तहत जो तैयार किया जाता है उसमें हम लोग पहले लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को जोड़ते हैं और उसमें लेस करते हैं एक्सपेंसेस, या फिर उसमें लिखते हैं हम लोग सीजीएस लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है। क्योंकि यहाँ पर अंतर यही हुआ कि ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में ही ट्रेडिंग का निकल जाता है, क्योंकि अभी उसका फॉर्मेट हम लिखेंगे, पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट लिखेंगे। थोड़ा डिफरेंस बताने के पीछे रीजन हुआ कि कंपनी अपने यहाँ क्या तैयार करती है और सबका उद्देश्य एक ही होगा, यानी वित्तीय स्थिति का पता लगाना, लाभ हानि का पता लगाना। अब हम लोग जो जिस पर डिस्कस कर रहे थे कि फाइनल अकाउंट यानी पहला सोल ट्रेडिंग बिजनेस के बारे में मैंने बताया, पार्टनरशिप फर्म के बारे में बताया, और अब था अंतिम चरण वो कंपनी का फाइनल अकाउंट। तो कंपनी का फाइनल अकाउंट में मैंने पहले बताया, अभी लिख कर समझाया भी कि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार किया जाता है। प्रश्न जो इसमें दिए गए हैं वो बैलेंस शीट पहले शुरुआत किया है, ऐसे बैलेंस शीट पहले नहीं बनता है, पहले बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट होगा वो बैलेंस शीट में कैपिटल में हम लोग जोड़कर दिखाएंगे। तो यहाँ पर पहले हम लोग चर्चा करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, इसका एक पार्ट होगा। पहले बता दिया शेड्यूल 6 के तहत और कंपनीज एक्ट रिवाइज्ड कंपनी एक्ट 2013 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं हम लोग, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ हम लोग देखते हैं अमाउंट हो गया ये पार्टिकुलर। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें हम लोग रफ कॉलम भी अलग से एक बना सकते हैं जिसमें ज़्यादा एक्सपेंसेस जो होगा, यहाँ शॉर्ट में लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ लिख दिए
ऐड करेंगे अदर इनकम, ऐड कर देंगे, अगर दिया हुआ है तो अदर इनकम, अदर इनकम। यहाँ आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हम लोग इसमें करेंगे लेस, एक में एक्सपेंसेस लिखते हैं हम लोग, लेकिन इसके अलावा क्या लिखते हैं एक्सपेंसेस में हम लोग लेस करेंगे, जैसे सीजीएस, सीजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक बार ही लिख सकते हैं हम लोग, यानी ओपनिंग स्टॉक, यहाँ एक्सपेंसेस हो जाएगा ओपनिंग, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसका अमाउंट हम लोग यहाँ लिखेंगे और फिर यहाँ इसका टोटल करेंगे। ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, और लेस करेंगे फिर इसमें हम लोग क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग। और अगर डायरेक्ट दिया हुआ है यानी परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक इसका टू हो गया, एक तरह से इसको हम लोग सीजीएस बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से सीजीएस घटाएंगे हम लोग। ये लिखा हुआ एक तरह से एक्सपेंसेज ही आया है, इसमें ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेज हो गया। अब ये आ गया मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाने के बाद, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाने के बाद आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। अब लेस करेंगे शॉर्ट में, चूंकि फॉर्मेट काफ़ी लंबा लिख करके समझाने में टोटल आइटम को उससे और परेशानी हुई, इसलिए शॉर्ट में हम लोग चल रहे हैं। लेस करेंगे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यहाँ लिख दिए ऑपरेटिंग, आया ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और एक तरीका अलग भी है, उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब हम लोग लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये 12 में भी इस तरह से पढ़े होंगे। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जब घटाने के बाद आया तो ये हो गया नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब यहाँ पर ये लिख दिए, लेस करेंगे जो भी दिया होगा टैक्स, लेस टैक्स घटाएंगे हम लोग जो भी होगा, यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स। ये आ गया नेट प्रॉफिट, ये हो गया नेट प्रॉफिट। ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में याद रखना है कि इस तरह से अभी स्टेटमेंट फॉर्म में ही बनाया जाता है। पहले चलता था अकाउंटिंग फॉर्म में, तो अकाउंटिंग फॉर्म में हम लोग एक तरफ लिखते थे उधर सेल्स और माइनस करते थे, सेल्स उधर राइट में लिख देते थे, क्लोजिंग स्टॉक राइट में लिखते थे, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस इधर लिखते थे। अगर इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अगर कोई रिटर्न है तो उसको घटाया जा सकता है। ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद बैलेंस शीट का सेम फॉर्मेट है उसी तरह से जैसे कि हम लोग यानी सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप में तैयार करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू यानी इनकम कैसे ऑपरेट हुआ, यानी एक
नाम को चेंज कर दिया गया। जैसे हम लोग सेल्स लिखते थे तो सेल्स के जगह पर ये नाम को चेंज कर दिया गया। यहाँ उसका मतलब यही हुआ कि अगर हमारा ऑपरेशन यानी ये सेल्स नहीं है तो सेल्स में से जैसे परचेज घटाएंगे। जैसे मान लिया जाए कि परचेज और ओपनिंग स्टॉक 5 लाख हो गया, 5 लाख मेरा कॉस्ट हो गया, 5 लाख कॉस्ट हुआ। तो अगर हम सेल्स लिखते हैं, यहाँ पर सेल्स लिखते हैं 8 लाख और यह लिखते हैं कॉस्ट, तो इसका मतलब हुआ कि 3 लाख रुपया जो है हमारा प्रॉफिट हुआ। चूंकि ये कॉस्ट का बात हो रहा है, नहीं कि टोटल एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूड है। क्योंकि कॉस्ट हुआ तो 3 लाख एक तरह से मान लिया जाए यहाँ सेल्स है, अदर इनकम को जोड़ दिया जा रहा है। तो इस जो नया सिस्टम के तहत जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट तैयार किया जाता है, यहाँ पर प्रॉफिट लॉस भी न लिखा हुआ मिलेगा, डायरेक्ट रहेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर उसमें कोई रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, तो यहाँ लिख करके हम लोग घटा देंगे, लेस करेंगे। यहाँ पर अगर सेल्स रिटर्न है तो यहाँ लिखेंगे और इसको हम लोग चेंज कर देते हैं नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर रहेगा तब नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और इस तरह से यानी एक्सपेंसेज में यार सारा आ गया। चूंकि डायरेक्ट सीजीएस हम लिखते, अगर डायरेक्ट सीजीएस लिखते यानी यहाँ जो लिखा हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सीजीएस हटाने के बाद हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता। ऐसा समझने के लिए लिख दिया गया है कि ताकि ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेज यहाँ आएगा और यहाँ ये तीनों को जोड़ेंगे हम लोग और इसमें से लेस हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इस सेल्स में से घटाएंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और ग्रॉस प्रॉफिट में जो बिजनेस से रिलेटेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है जो घटाएंगे तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिसमें जैसे लॉस और सेल ऑफ एसेट्स हुआ, डिप्रिसिएशन हुआ, बहुत सारा खर्च है जिसको कि यहाँ पर क्वेश्चन बनाते समय आएगा। यानी जो नॉन ऑपरेटिंग है, लॉस बाय फायर है, यानी किसी तरह का लॉस है, सारा जो खर्चा है वो आएगा। नेट प्रॉफिट यानी घटाने के बाद हमारा यह नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि अभी तक हम इसमें टैक्स नहीं लिखे नहीं, टैक्स भी एक तरह से एक्सपेंसेज है, इस टैक्स को हमने लिखा नहीं है तो इसलिए आया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जब हम टैक्स को घटा देते हैं तो हो गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिडक्टेड। इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे तैयार किया जाएगा। और आगे हम लोग अब चलेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कंपनी का नाम रहेगा, इन्हीं स्टेटमेंट फॉर्म में ही बनेगा।
इसमें नोट किया हुआ रहेगा, इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे करेंट ईयर और उसको लिखेंगे प्रीवियस ईयर। शेड्यूल 3 पार्ट 1 के तहत फॉर्म ऑफ यहाँ नोट होगा, नोट नंबर देंगे, नोट नंबर। ये हो गया, हम लोग करेंट ईयर लिखेंगे। लिखा फिगर है एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर, फिगर जो है यहाँ करेंट ईयर एट द एंड ऑफ CY का मतलब करेंट ईयर, यहाँ पर भी वही रहेगा प्रीवियस ईयर। ये हो गया प्रीवियस ईयर, फिगर एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। शेड्यूल 3 यानी शेड्यूल जो है 3 पार्ट 1, शेड्यूल 3 पार्ट 1, शेड्यूल 3 पार्ट 1। फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट यहाँ हो जाएगा, जैसे बुक में लिखा है नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ कंपनी, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज एट डेट रहेगा। जो किताब में लिखा हुआ है इसी तरह से लिखा हुआ है, नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट एज एट। तो जैसे बुक में लिखा हुआ है, क्योंकि पहले की तुलना में यहाँ लिखा हुआ शेड्यूल 3 पार्ट 1 फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, अब नेम ऑफ कंपनी जो भी रहेगा TNC कंपनी। ऐसे हम लोग लिखते थे कि बैलेंस शीट ऑफ बाटा कंपनी एज एट 31 दिसंबर, इस तरह से लिखते हैं। और वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी 1 हो गया, एसेट्स 2। नंबर 1 शेयर होल्डर फंड, ये हो गया। इसमें दूसरा हो गया रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। पहले हो गया शेयर होल्डर फंड में, पहले लिख लेते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में क्या लिखा जाएगा, इसमें क्या लिखा जाएगा बताएंगे। इसके बाद तीसरा है शेयर होल्डर फंड में से कोई दिक्कत नहीं है, रिजर्व एंड सरप्लस। तीसरा हमारा दिया हुआ है शेयर एप्लीकेशन एंड पेंडिंग अलॉटमेंट मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, इस सब को एक में ही लिया गया है, एक में। और दूसरा में लिया गया है, यानी हो गया नॉन करेंट लायबिलिटी। ये सब शेयर होल्डर फंड में आ गया। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर एप्लीकेशन एंड पेंडिंग अलॉटमेंट मनी।
शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। पहला में आता है शेयर होल्डर फंड, पहला में आता है शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड में आ गया शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर्स एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। दूसरा नॉन करंट लायबिलिटी में जैसे हम लोग डिवेंचर लिखते हैं 8% डिवेंचर, 8% नॉन करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लोन हो गया लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, ज़्यादा लिखा नहीं जा रहा आइटम। फिर तीसरा हो गया, इसको कर देते हैं हम लोग 2 और इसको कर दे रहे हैं 3। इसमें आ गया करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन। फिर आ जाएगा शॉर्ट टर्म लोन का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड। याद रखेंगे कि शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। नॉन करंट लायबिलिटी में लिखा हुआ है करंट लायबिलिटी। अब एसेट्स में चलेंगे, 2 पार्ट में बांट रहे हैं इसको। पहला हुआ नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, 2-3 का नाम लिख दे रहे इसमें। फिक्स्ड एसेट्स में आएगा लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, लूज टूल्स, फर्नीचर, फिक्स एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, लूज टूल्स, फर्नीचर। दूसरा में आएगा करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, स्टॉक, बियर, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, टैक्स पेड इन एडवांस। ये नया टॉपिक मिलेगा, टैक्स पेड इन एडवांस। फिर हो गया कैश, यानी इसको हम लोग टोटल करेंगे, यानी इसका जोड़ यानी इन दोनों का जोड़ जो है बराबर होगा शेयर होल्डर फंड में, शेयर होल्डर फंड, इसको हटा ही देते हैं, शेयर होल्डर फंड। ये हो गया शेयर्स होल्डर, शेयर होल्डर फंड में आ जाएगा शेयर्स कैपिटल। शेयर्स अच्छा नहीं लग रहा था। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल आएगा, दोनों तरह का शेयर होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल होगा। रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम होगा, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सीआर बैलेंस होगा। और इसमें लॉन्ग टर्म लोन में आएगा नॉन करंट लायबिलिटी लिखा हुआ है 8% डिवेंचर और लॉन्ग टर्म लोन में बैंक लोन इत्यादि होगा। करंट लायबिलिटी में भी 2-4 आइटम लिख दिया है मैंने, सभी क्रेडिटर, बीपी, शॉर्ट टर्म लोन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड टीसी। चूंकि एक फॉर्मेट ऐसे लिखना था और एसेट्स में भी 2-4-5 मैंने लिख दिया, नॉन करंट एसेट्स और
करेंट एसेट्स। मैं आज नई लेसन का शुरुआत करते समय यानी कंपनी का फाइनल अकाउंट के बारे में मैंने बताया। उसके पहले मैंने चर्चा किया कि सोल ट्रेडिंग बिजनेस होता क्या है। सोल ट्रेडिंग जो बिजनेसमैन है वो अपने यहाँ क्या तैयार करता है। उसके बाद मैंने बताया कि पार्टनरशिप बिजनेस में, पार्टनरशिप फर्म में यानी बिजनेसमैन अपने यहाँ अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने के बाद क्या क्या तैयार करता है। पुनः मैंने उस जगह पर पहुंचा जिस लेसन को पढ़ाना है, यानी फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी, यानी कंपनी अपने यहाँ फाइनल अकाउंट में क्या तैयार करती है उसके बारे में मैंने पहले बताया था। जो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट तैयार करती है कंपनी। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मैंने स्पेसिमेन लिखा कि सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, उसमें अदर इनकम अगर है कोई जोड़ देते हैं, और अगर सेल्स रिटर्न है तो घटा देंगे, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। उसके बाद हम लोग सीजीएस निकालते हैं, सीजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा देंगे, तो उसके बाद हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। उसमें हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी घटाने के बाद जो आएगा रिजल्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी घटाने के बाद नॉन प्रॉफिट के बाद आएगा नेट प्रॉफिट। उसके बाद हम लोग टैक्स को घटा देंगे, और अगर डायरेक्टली भी चलेंगे हम लोग ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग को हम लोग ना करके डायरेक्ट लिखेंगे भी तो भी कोई दिक्कत नहीं। उस तरह से भी बैलेंस शीट में फॉर्मेट दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट सब सेम वही चीज़ है, यानी न्यू शेड्यूल थर्ड पार्ट 1 फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट यानी नेम ऑफ द कंपनी, जैसे यहाँ पर लिखाएगा बट्टा कंपनी, तो हम लोग ऐसे बनाते हैं कि बैलेंस शीट ऑफ नाम रहेगा बट्टा कंपनी एजेंट। लेकिन अभी जो बुक है नया यानी बुक अभी आया है, उसमें जो सेबी के गाइडलाइन के आधार पर जो फॉर्मेट लिखा हुआ है उसी को मैंने लिखा है, फॉर्मेट जो दिया हुआ था। शेयर होल्डर फंड के बारे में मैंने बताया कि दोनों शेयर, चाहे इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर, दोनों तरह का शेयर इसके अंतर्गत शेयर कैपिटल लिखे जाएंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में भी मैंने बताया कि सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, एनी अदर फंड और प्रोविजन होगा। फिर है शेयर एप्लीकेशन मनी में अगर कोई अलॉटमेंट के लिए पेंडिंग मनी है, ड्यू बचा हुआ है तो लिखा जाएगा। नॉन करंट लायबिलिटी बता चुका मैंने, करंट लायबिलिटी को भी बता दिया, लिखा हुआ है। यानी इस तरह से हम लोग बैलेंस शीट का तैयार करेंगे कंपनी के अंतर्गत। आज मैं अपने लेक्चर्स को एंड करते हुए और नई कंपनी को शुरुआत, नई कंपनी के अंतिम खाता की शुरुआत करने के बाद आज मैं अपने लेक्चर्स को एंड करते हुए अपने व्यूअर्स, स्टूडेंट्स और चैनल से जुड़े लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।